मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। खुशबू, सोनू, ममता, मोहित, प्रीति, पंकज, सबका स्वागत है। आइए टॉपिक पर आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैसे वॉइस वॉइस क्लियर है ना? हाँ, कल जो हम लोगों ने देखा था, कल हमारी बात हुई थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे जो है पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, आधुनिकीकरण से सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आधुनिकीकरण क्या है, नंबर 1। फिर देखा था आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं। फिर देखा था कैसे धीरे धीरे फेज्ड मैनर में विभिन्न चरणों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। जिसमें पहला देखा था हम लोगों ने कल का जो विषय था, वो फिर देखा था हम लोगों ने और पुनर्जागरण काल, कि पुनर्जागरण काल में कैसे बौद्धिक क्रांति हुई और लोगों ने अपने परंपरागत मूल्यों, विश्वासों, अंधविश्वासों को तोड़ना शुरू किया और उससे जो है तर्कवाद, बुद्धिवाद का जन्म हुआ। राइट। उसके साथ साथ कुछ और भी परिवर्तन हुए जो कल हम लोग देखे थे। आज उसी क्रम में दूसरा मैंने लिखा था, सेकेंड पार्ट जो लिखा था हम लोगों ने, तो उसमें लिखा था हम लोगों ने कि दूसरा क्या हुआ, इसको बोलते पॉलिटिकल मॉडर्निटी। पढ़ा था ये ना, इसको भी थोड़ा बताया था, पॉलिटिकल मॉडर्निटी। और पॉलिटिकल मॉडर्निटी इसको ना बोलते राजनीतिक आधुनिकता। राइट, राजनीतिक आधुनिकता, पॉलिटिकल मॉडर्निटी। और पॉलिटिकल मॉडर्निटी दुनिया में कैसे हुआ, सबको एक साथ, प्रिंस, प्रीति, ममता, सबको गुड मॉर्निंग, अंजू गुड मॉर्निंग। तो राजनीतिक आधुनिकता, पॉलिटिकल मॉडर्निटी देखा था थोड़ा सा हम लोगों ने कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी, सरस्वती गुड मॉर्निंग, नायला गुड मॉर्निंग, संदीप गुड मॉर्निंग। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी का अर्थ है कि कैसे यूरोप में जो राजनीतिक चेतना जगने से वहां पर जो सामंतवादी जिसको बोलते हैं ना फ्यूडल मोनार्किकल सिस्टम, तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी और वहां जो राजा का राजतंत्र था, तो वह सामंतवादी व्यवस्था और राजतंत्र को कैसे हटाया गया, कैसे उसकी खात्मा की गई और वहां पर कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी का मतलब हुआ कि जो राजतंत्र, सामंतवाद और राजतंत्र के जगह लोकतंत्र का उदय। राइट, लोकतंत्र का उदय। तो उसमें हुआ क्या आपको बताया कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी जो है मेनली जो यूरोप में हुआ, उसने बताया था कल आपको मैंने कि सबसे पहले तो वहां जो घटना घटी, तो आपने देखा कि जो शासन था ना, सबसे पहले ब्रिटेन, वो अमेरिका में वहां पर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फिर अमेरिकी संविधान को लागू किया गया। तो पहली बात तो वो है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा दुनिया में वो है फ्रांस की क्रांति। इसलिए किताबों में फ्रांस की क्रांति की ही जिक्र है। अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिका में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जिक्र बहुत कम है हमारे समाजशास्त्र किताबों में। वो पढ़ेंगे लोग। हाँ ठीक है, अरशद गुड मॉर्निंग। तो वो पढ़ेंगे दूसरे बच्चे जो हिस्ट्री वाले, तो वो देखा तो फ्रांस क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में थोड़ा देखेंगे, कुछ इसका संदर्भ देखेंगे। तो मैंने कहा था कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का व्यवस्था कैसी थी, फ्रांस कैसा था। यदि फ्रांस की व्यवस्था के समय देखेंगे कैसा था, तो आपको 3-4 चीजें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले क्या था, फ्रांस में एक निरंकुश राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था, एक निरंकुश राजतंत्र था। और इस निरंकुश राजतंत्र था, उसमें इनके हाथों में जो है सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण था, सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण। तो राजतंत्र था और सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण था। फ्रांस पर उनका पूर्णतः नियंत्रण था, फ्रांस पर पूर्ण नियंत्रण। एक बात था कि राजतंत्र था जो बर्बन
ये तो लिया, ये लेंगे, हाँ तो फिर छोड़ दिया। तो बर्बन डायनेस्टी तो निरंकुश राजतंत्र था ना, निरंकुश राजतंत्र। तो मैंने कहा था कि जो वहां जो डायनेस्टी था ना, जिसको बोलते थे हम लोग कि बर्बन, बर्बन वंश का शासन था, राइट। और इस बर्बन वंश का शासन था, बड़ा निरंकुश था, बड़े निरंकुश लोग थे, राइट। नहीं जयंत टॉपिक समझा नहीं रहे, सारा पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा, वो समझा रहे हैं, पॉइंट्स को लिखिए, राइट। और पीडीएफ देखिए, पीडीएफ अभी ने दिया नहीं है, आज देखिए मेरे पास है वो क्या बोलते हैं पेन ड्राइव, अभी देखता हूं उसमें है तो ठीक है, नहीं तो कल ला के दे देंगे 100%। तो पीडीएफ पूरा देखिए और सारा पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, क्योंकि आप अब यहां लिखेंगे ना, आप समझिए ऐसे कि मेरे पास दो रास्ता बचेगा ना। एक रास्ता ये होगा कि मैं बोर्ड पर पूरा लिखूं, बर्बन वंश का शासन था, राजा निरंकुश था, जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं, तो वैसे बोर्ड पर लिखेंगे, पता चला एक बार बोर्ड भरने में ही आपको लग जाएगा 1 घंटा टाइम, तो वो तरीका तो सही नहीं है, आप खुद ही बहुत बोर हो जाएंगे और तरीका ही नहीं पढ़ाने को। दूसरा ये होता है कि मैं पीपीटी लाऊं और पहले पीडीएफ दे दूं आपको, जो पीपीटी में लगाऊंगा वो पीपीटी भी पहले मैं आपको दे दूं और मैं पीपीटी से समझाता चला जाऊं, राइट। ये भी तरीका होता है। मैं कोशिश करता हूं, कहीं कहीं पर पीपीटी यूज करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं ना पीपीटी में नहीं यूज करता हूं, सच्ची बता रहा हूं आपको क्योंकि कहीं कहीं करता हूं, कहीं कहीं जो कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो और बहुत लंबा हो तो एक आध जगह पर मैं यूज कर लेता हूं, राइट। हाँ तो ये करता हूं, लेकिन वो भी पूरी तरह से पीपीटी से ही पढ़ा देंगे आपको तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइए, हमें क्या दिक्कत है। पीपीटी वाला तो पढ़ाना बड़ा आसान काम होता है, उसमें कि आप बात करते जाएंगे, समझाते जाएंगे, लाइन बाय लाइन करते चले जाएंगे, तो उसमें आप फिर लिखेंगे क्या, राइट। तो कम से कम सारे पॉइंट्स लिखेंगे ना हम, आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो अल्टीमेटली परीक्षा में हमें पॉइंट्स ही याद रखने पड़ते हैं, बाकी शब्दों सेंटेंस तो बनाना पड़ता है खुद से ना हमको। सेंटेंस की संरचना जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, वो खुद ही करना पड़ता है परीक्षा में। हमें पॉइंट्स याद रहना चाहिए, पॉइंट्स याद रहता है तो हम लिख लेते हैं, इसलिए हम सब सारे देखिए ऐसे करवा रहे हैं। प्लस इसका डिटेल में पीडीएफ पढ़ लीजिए, यहां सारा समझिए, पॉइंट सारा लिखिए और पीडीएफ पढ़िए। हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आप कहेंगे पीपीटी तो मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर ठीक नहीं लगता है। मैं पीपीटी व्यक्तिगत तौर पर कभी कभार यूज करता हूं, मैं भी, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर मैक्सिमम 10% 5% यूज करता हूं पीपीटी, और 95% मैं ऐसे ही करता हूं तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा व्यवहारिक तरीका है पढ़ाने का, इसी से करना चाहिए। एक तरीका वो भाई हम लिखवा रहे हैं, अब कौन किस स्टेज में है, किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा, किसी का छूट गया, वही पता नहीं चलेगा आपको। तो समझिए, पूरी लॉजिक समझिए, तर्क समझिए, बोर्ड वर्क समझिए ना, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर। बाकी आप लोग सुझाव दीजिएगा तो आपका सुझाव बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा और ड्यू रेस्पेक्ट के साथ आपका सुझाव रेस्पेक्टेबल होगा, ठीक है। आज पीडीएफ दिखा दे, पीडीएफ अब देखना पड़ेगा ना, आज समझिए ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ ही दिखा देंगे बोर्ड पर, वो भी, वो तो और आसान काम है, वो तो सबसे आसान काम है। पीडीएफ को बीच में छोटा कर दिया और पीडीएफ को दिखाते चले जाएं, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते चले जाएं, वो तो सबसे आसान काम है करना मेरे लिए, राइट। तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको आप में मजा नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, राइट। 1-2 दिन में आप बोर हो जाएंगे, बस चीजों को समझिए, उसको लिखिए, राइट। बाकी आप फिर कहिएगा, एक आध दिन देख लीजिए ये तरीका आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो जो आप कह रहे हैं आप लोग, वो तो मेरे लिए तो आसान है ही कि पीडीएफ लगा दिया, पीडीएफ आपको पहले दे देंगे, पीडीएफ लगा दिया, पीडीएफ में बताते जाएंगे, पॉइंट्स लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे, ओके, तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और बुक मैंने कहा था इग्नू, अभी देखिए ना, इग्नू वाला ही पढ़िए अभी, बाकी बता देंगे। मैं बेवजह उलझाना नहीं चाहता हूं, अभी बुक्स देख लीजिए आप। और हाँ, तो क्या था कि वहां पर निरंकुश राजतंत्र था, सत्ता का केंद्रीकरण था और फ्रांस पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। पहला पॉइंट हो गया कि ये सारी चीजें थी, पहली बात। दूसरी बात थी कि राजा जो था ना, राजा,
सेकंड पॉइंट था, जो वहां राजा उसको बोलते थे हम लोग, जो सम्राट हुआ करता था ना, वो सम्राट, इसको बोलते थे एम्पायर। एम्पायर, जो सम्राट होता था वो अक्सर देखिएगा, जो सम्राट होते थे वह युद्ध में, या सम्राट का युद्ध में शामिल रहना, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट का युद्ध में शामिल रहना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। पहली बात, देश की आर्थिक स्थिति क्या हुआ, 7 साल का जो युद्ध था ना, वो 7 ईयर वॉर कहते हैं, वो युद्ध में शामिल थे। दिव्या, जय श्री राम, तो युद्ध में शामिल थे, 7 ईयर वॉर। पहली बात। और दूसरा क्या हुआ, उसमें जब वार हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो राजा ने लोगों पर टैक्स लगाया। राइट, राजा ने क्या किया, लोगों पर टैक्स लगाया, इसको बोलते कर। तो आम जनों पर या आम लोगों पर राजा द्वारा क्या किया, भारी कर लगाना। आम लोगों द्वारा राजा पर भारी कर लगाना। दो बात होगी। एक हो गया कि जब युद्ध की स्थिति में राजा हमेशा होता था, तो परिणाम हुआ कि आर्थिक स्थिति कमजोर होगी ना। अभी जाके पूछिए आप यूक्रेन से ही, पूछिए जाके आप रशिया से, पूछिए जाके ईरान से, पूछिए जाके इजराइल से, कि बोलो प्यारे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसा है। अमेरिका मान ली 28-29 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रशिया को तो फर्क पड़ेगा ना, यूक्रेन का तो हालत पड़ेगा ना। तो लंबे समय तक युद्ध में, 7 सालों तक लोग युद्ध में रहे, 7 ईयर वॉर कहते हैं उसको। तो क्या हो गया यहां पर, इस 7 ईयर वॉर से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ फ्रांस में। वित्तीय संकट, पहला राजा निरंकुश था, शासन उसके हाथों में था, पूर्ण नियंत्रण, और दूसरा था कि वित्तीय संकट की स्थिति वहां पर थी। सरकार कर्ज में डूब गया, राजा कर्ज में डूबा हुआ था। राजा किसमें डूबा हुआ था, कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज बहुत बुरा चीज होता है, राजा कर्ज में डूबा हुआ था। नहीं, अभी मैंने कर्ज लिया ना थोड़ा सा, वो घर का EMI जिसको कहते हैं, घर लेने पर प्राइवेट कंपनी से, और 10% इंटरेस्ट देता हूं, 48,000 रुपये हर महीने अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो हर महीने पैसे रखने पड़ते हैं अकाउंट में। तो लगता है यार एक बार गलती से कर्ज ले लिया, अब कर्ज नहीं, अब कर्ज नहीं। तो राजा कर्ज में डूबा था। किस किस प्रकार का कर्ज था पता है, राजा का जो कर्ज था वो 3 तरह के कर्ज थे। एक कर्ज था, एक था युद्ध का कर्ज, युद्ध का कर्ज कि युद्ध के कारण कर्ज लेना, पहला। दूसरा था कि राजा जो था ना, राजा उसको बोलते विलासिता के लिए कर्ज, राजा अपनी विलासिता के लिए जाने, विलासिता का कर्ज, राजा अपनी विलासिता के लिए जाने जाते थे। जैसे भारत में देखिएगा ना, बहुत लोग कहते कर्ज लेकर घी पियो। अरे भाई, जिस आदमी ने कहा यह बात, चारवाक चरक ने, जो जावेद जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो वो अलग दुनिया थी। कर्ज लेकर घी नहीं पिया जाता है, तो राजा कर्ज लेकर घी पी रहा है। विलासिता जो है, भोग विलास में पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, शासन में जो लोग जाते हैं ना वो। और तीसरा जो था भोग विलास, सरकारी खर्च, सरकार चलाने के लिए भी तो खर्च करना पड़ेगा ना, सरकारी खर्च। तो देख रहे हैं, युद्ध का कर्ज या युद्ध का खर्च, विलासिता का कर्ज या विलासिता का खर्च, कर्ज लेकर काम चला रहे हैं आप, और 3 खर्च। तो युद्ध का खर्च, विलासिता का खर्च और सरकारी खर्च। क्या किया, खजाना खाली। हाँ, चारवाक खजाना क्या कर दिया, खाली हो गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या था, तीसरा देखिएगा इसी में, तीसरा पॉइंट का, फ्रांस के
लोगों का जो है 3 वर्गों, या इसको अंग्रेजी में ये वर्ड होता है, ठीक है ना, अंग्रेजी में जो वर्ड होता है वर्ग, तो ऐसे क्लास होता है हिंदी वर्ड इसका, लेकिन समझने के लिए कर रहा हूं, स्टेट्स बोलते हैं, स्टेट, 3 स्टेट्स में विभाजन। ने फ्रांस के लोग बटे हुए थे 3 स्टेट्स, इसमें पहला था, प्रथम स्टेट था उसको बोलते थे पादरी। कौन लोग थे ये? पादरी। अच्छा, मजेदार बात क्या था ना, पादरी में भी कौन कौन लोग थे? एक बेचारे धनी थे और एक कौन थे लोग? गरीब। जैसे हमारे देश में देखिएगा बाबा लोग, भारत में बाबा लोग, एक धनी बाबा, गरीब बाबा। एक बाबा भारत में ऐसे हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। भारत के बाबा धर्म बेचकर हजारों करोड़ के मालिक बन गए। बड़ी पीड़ादायक शब्द है, लोग गालियां भी देते हैं इस शब्द के लिए, मुझे देने दीजिए, मैं भी धार्मिक आदमी हूं, लेकिन धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए। लखपति बाबा छोड़ दीजिए, करोड़पति बाबा सब है। अनेक बाबा वो हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, अलख निरंजन करते करते दरवाजे पर जाते हैं और पैसा मांगते हैं। सुबह सुबह लोग को पैसा नहीं देता उनको। मैं मानता हूं धार्मिक लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो ये था। तो सिर्फ शीर्ष लोग कौन थे? क्लर्जीमैन। कभी भी किसी देश के शासन में देखिएगा तो पुजारी वर्ग जो होता है ना, पुरोहित वर्ग जिसको बोलते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। हमारे आर्यन शायद तब भी यही था। तो एक हो गया आपका, प्रथम वर्ग में ये हो गया। और जो द्वितीय था, यहां पर द्वितीय जो स्टेट था उसमें कौन लोग थे? इसमें थे जिसे बोलते थे हम लोग कुलीन वर्ग के लोग थे। कुलीन वर्ग मतलब जो उसमें बड़े बड़े सामंत वगैरह हुआ करते थे, राजा हुआ थे। तो कुलीन वर्ग में भी 2 लोग थे। इसमें भी देखिएगा गरीब थे, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? नोबिलिटी। ये भी 2 तरह के लोग थे। एक थोड़ा सा इसके हिसाब से भी कुछ लोग यहां पर कौन थे? कुलीन वर्ग में भी थे, थोड़ा सा अमीर लोग थे यहां पर, अमीर कुलीन, और थोड़ा उसके हिसाब से गरीब यहां भी थे। और तीसरा था थर्ड स्टेट। जो तीसरा था हमारा थर्ड स्टेट, तृतीय जो था स्टेट, वो कौन लोग थे? तृतीय थे जिसको बोलते आमजन मान लिया, कॉमनर बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉमनर्स, मान लिया इसको कॉमनर्स थे, आमजन। ये 3 लोग थे, कल ही बताया था। और ये जो दोनों लोग थे ना, ये कौन लोग थे? सबसे प्रिविलेज्ड लोग थे। ये सोसाइटी का सबसे प्रिविलेज्ड लोग थे और सफल लोग थे और बेहतर लोग थे। और तीसरा कौन थे? ये अनप्रिविलेज्ड। ये अनप्रिविलेज्ड थे, कम प्रिविलेज्ड लोग थे, ये ज्यादा प्रिविलेज्ड थे। इनका जीवन विलासिता में थी, इनका जीवन संघर्ष में था, और ऐसे समाज बट गया था। जैसे भारत में देखते हैं ना, कभी वर्ण व्यवस्था था भारत में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की हालत अच्छी नहीं थी। आज शूद्र से नीचे पंचम जो था उसकी हालत और भी खराब थी, राइट। तो वर्ण व्यवस्था तो समाज का क्या था? फ्रांस के लोगों के 3 वर्गों में विभाजन था, फ्रांस बट गया था। और इसी में इसी में जोड़ देते हैं, अलग से नहीं लिखेंगे इसको। जो लिखा था ना यहां पर, सम्राट जो राजा था, कि राजा था भोग विलास में डूबा, ये लिख दिया ना, विलासिता कर्ज, राजा भोग विलास। और देखिएगा अक्सर राजा में देखिएगा भोग विलास में खान पान, महिलाओं के साथ यौन संबंध, ये कॉमन बात राजाओं को हुआ करते थे। आमतौर पर लोग आज भी देखिएगा, बहुत पैसा लोगों के पास आता है तो कुछ लोग नहीं संभाल पाते हैं अपने आप को और भोग विलास में डूब जाते हैं, राइट। फिर वो वेश्यागमन करना, खूब पैसे इधर उधर उड़ाना, शराब पीना, एक कल्चर हमारे देश में बन जाता है। दुनिया में था, वहां भी था। तो ये 3 चीज थे फ्रांस का,
चौथा जो था ना, चौथा फ्रांस में क्या हुआ कि चौथा था फ्रांस में कि चूंकि राजा भोग विलास में डूबा हुआ है, राजा जो था भोग विलास में डूबा हुआ था और राजा को बहुत चीजों से मतलब नहीं था। तो जो स्थानीय सामंत थे, स्थानीय सामंत के हाथों में सत्ता चली गई। स्थानीय सामंत के हाथों में सत्ता, और स्थानीय सामंत के हाथों में सत्ता, वे बड़े पावरफुल हो गए। क्योंकि राजा को मतलब नहीं था, कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। तो राजा तो गयो काम से, राजा अपनी भोग विलास मदिरा में मस्त है, तो सामंत के हाथों छोड़ दिया। नोबिलिटी क्लास था, और ये सामंत क्या हुए, स्थानीय सामंतों के हाथ में सत्ता, ये क्या हुए, ये सामंत जो है धीरे धीरे क्या बन गए, ये शक्तिशाली होते चले गए, शक्तिशाली होते चले गए। इनके हाथों में सत्ता, यही सब कुछ करते थे, टैक्स भी यही लगाते थे, टैक्स वसूलना। और धीरे धीरे क्या हुआ, आप खुद सोच के देखो ना, याद करो अपना मुगल पीरियड, याद करो ब्रिटिश पीरियड, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार आए, जमींदारों ने टैक्स वसूलना शुरू किया, और जनता पर इतना क्रूर तरीके से टैक्स लगाया जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो यहां पर हो गया आपका ना कि शक्तिशाली होते चले गए। जनता पर क्या था, जनता पर था कर लगाना, इस नहीं समझ, साफ साफ नहीं दिख रहा है, सॉरी, कर लगाना और उसे बलपूर्वक वसूलना। कर लगाना और काम था टैक्स लगा दो और बलपूर्वक उस टैक्स को वसूलो, जो नहीं दिए कोड़े मारो, जमीन छीन लो। लगान उगान फिल्म देखिएगा। ऐसे तो हम लोग भारत के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यो कैसे ब्रिटिश के टाइम में या मुगल टाइम में या सल्तनत पीरियड में टैक्स लगाए जाते थे और जनता से टैक्स कैसे वसूले जाते थे, वो आपको पता है। तो कर लगाना और उसे बलात्पूर्वक वसूलना, और धीरे धीरे क्या हो गया, इनमें देखिएगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा हुआ। क्या, जब राजा प्रजा की देखरेख करने वाला नहीं है और ये सामंत लोग जो टैक्स वसूलते थे, तो राजा सामंतों के रहमो करम पर, वो प्रजा सामंतों के रहमो करम पर जिंदा थे, और वो जो चाहते थे, हाँ लिखा तो है भ्रष्टाचार, इधर लिखा ना टैक्स लगाना भ्रष्टाचार, ओके, कर लगाना और उसे बलपूर्वक वसूलना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है विशाल। तो राजा टैक्स वसूलते थे और इनकी हालत, आम आदमी ये हुआ कि जो टैक्स वसूलना है तो आम आदमी की हालत खराब होती चली गई, आम आदमी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, राइट। और जो वहां पर जो राजा के जो समाज में जो सार्वजनिक, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सार्वजनिक संस्थानों का ढह जाना। क्या हुआ, राजा विलासिता में डूबा हुआ है, जमींदार भ्रष्ट है, जमींदार निरंकुश है, शोषक है, तो सार्वजनिक संस्थाएं भी थी जो जनता की देखरेख करने वाला, न्याय की व्यवस्था, विधि की व्यवस्था, वह भी चरमरा के टूट गया, वह भी जो आपका टूटता चला गया। और अगला जो बचा इसी में, अगला था, इसी में लिख देते हैं हम लोग, नेक्स्ट था कि पांचवा लिख लेते हैं कि चर्च था ना, चर्च के द्वारा राजा के हर गतिविधि का क्या करना, समर्थन। चर्च के द्वारा राजा के हर गतिविधि का समर्थन, और राजा के द्वारा चर्च को
चर्च को अपार वित्तीय सहायता या वित्तीय मदद। ये दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा था। याद रखना, यदि मैं सही हूं इतिहास के हिसाब से, तो इतिहास में जहां भी जाइए, जब भी जाइए, इंडिया से लेकर यूरोप तक, सब जगह एक बात हुआ है, ये जो शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग होता है ना, उनके बीच में बड़ा तगड़ा घालमेल होता है, तगड़ा मजबूत रिश्ता होता है। शासक वर्ग कहता है पुरोहित वर्ग को, तुम मुझे सपोर्ट करो नैतिक रूप से, मेरी सत्ता की स्वीकार्यता की वैधता का समर्थन करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। और दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। राजा पैसे देता था, चर्च को पैसा देता था, तो चर्च के जो लोग थे, जो फादर वगैरह कहते हैं, जो पुजारी वर्ग के लोग थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, वो अपनी दुनिया मस्त, विलासिता में मस्त, उनकी दुनिया मस्त मस्त थी। और बदले में चर्च भी राजा की हर गतिविधि, खासकर जो गलत हो, उसकी अनदेखी करता था। नैतिकता की जवाबदेही चर्च का था, और चर्च ही सबसे ज्यादा अनैतिक संस्था थी। ये लिखा हुआ इग्नू मटेरियल में, उसी की बात कर रहा हूं मैं, कि चर्च की जवाबदेही थी राजा को जवाबदेह बनाना, निरंकुश राजा पर नियंत्रण रखना, नैतिकता को बढ़ावा देना। जैसे देखते हैं ना, हम लोग देखते होंगे सीरियल महाभारत रामायण, तो हाँ यही करता था अंगराज वाला। हम लोग देखते हैं ना, जब राजा बैठे होते थे गद्दी पर, तो बगल में पुरोहित वशिष्ठ राजा पूछते थे पुरोहित वर्ग से कि महाराज, धर्मराज, ये जो भी है, आप बताइए इस संदर्भ में क्या किया जाए। और जो पुरोहित वर्ग होते थे, वो बताते थे राजा को कि राजा, धर्म के अनुसार आपका आचरण नहीं है, आपका आचरण धर्म के अनुसार होना चाहिए, आपका आचरण नैतिक होना चाहिए। तो कोई बोलने वाला नहीं था, राजा स्वच्छंद था। हाँ, तो यही बात हुई। तो ये हो गया एक दूसरे को सपोर्ट करना, और दोनों यहां पर दोनों का विलासितापूर्ण जीवन में शामिल रहना। जब राजा और खासकर जब पुजारी वर्ग, पादरी वर्ग आदि विलासितापूर्ण जीवन में शामिल हो जाए ना, तो रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाने वाले तो यही होते हैं ना, आम आदमी का। ये 5 बातें हुई, ठीक है। तो इन कारणों से देखिएगा वहां फ्रांसीसी क्रांति हुई। अतः ये 4-5 चीज देख लिया। इन कारणों से फ्रांस में धीरे धीरे विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और उस विक्षोभ से फ्रांस की क्रांति हुई। इस प्रकार से देखिएगा, एक लाइन लिखते हैं, इस प्रकार से वहां क्या हुआ? इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ये इतिहास वाला किताब पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी वाला का, जो वो हम लोग पढ़िएगा, जो बुक पढ़िएगा आप वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। के लिए क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण था उसका? निम्नलिखित कारण थे। जो कारण थे, पहला, बहुत सारे कारण थे, कुछ कारण ये था, पहला था वहां का कि जो फसल का नष्ट हो जाना और अकाल। क्या हुआ? अकाल। ये 1787-88 में
ये 2 साल लगातार फ्रांस की खेती चौपट हो गई। सो फ्रांस की खेती 2 साल क्या हुआ वहां पर, चौपट हो गया, राइट। तो पहली बात, क्या है लिखा ऐसा सर, सेड प्लीज, ये सेड प्लीज नहीं समझ में आई मुझे बात। तो क्या हुआ कि फसल का चौपट हो जाना, नहीं कि 2 साल लगातार वहां पर बारिश हुई, बारिश की कमी के कारण 2 साल वहां पर फसल का नष्ट हो जाना, खत्म हो गया फसल। पहली था कि हाहाकार मच गई, अब खाने के अनाज भी नहीं हो पा रहे थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी, जनता भूख से तड़प रही थी, जैसे तैसे जिंदगी का गुजर बसर हो रहा था। और मैंने कहा कि दूसरा क्या था कि फ्रांस का जो 7 साल का युद्ध था, फ्रांस का युद्ध में शामिल होना। देखिए चाइना कितना चालाक देश है पता है, चाइना दुनिया के बड़े चालाक बनिया में से एक है, मतलब शब्द को अच्छे से लीजिएगा आप लोग, क्योंकि चाइना युद्ध में फंसता नहीं, पता है युद्ध में जाने के बाद अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाती, इसलिए चाइना कन्नी काट लेता है और आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसका एक ही दुश्मन है जिसको पछाड़ना चाहता है 2050 तक, उसका नाम है अमेरिका। कि सामरिक शक्ति में भी, आर्थिक रूप में भी अमेरिका को उससे आगे जाना चाहता है, ट्रेड वार चलता रहता है दोनों में। चाइना बहुत शांत रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो जबरदस्ती का उछलता रहता है, लड़ लो हमसे, लड़ेगा हमसे, भिड़ेगा हमसे, राइट, और एक थप्पड़ मारो तो गिर जाएगा। तो आगे हो गया ये। और जो सबसे बड़ी बात है ना, वहां पर जो क्लास थी ना, वहां पर जो एक वर्ग था बुर्जुआ वर्ग, इसको बोलते हैं ना मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और मध्यम वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग में क्या था, भारी असंतोष था। बुर्जुआ वर्ग में क्या था, भारी असंतोष, ह्यूज डिसकंटेंट अमंग द बुर्जुआ क्लास। ओके, फसल का देखिए लिखा हमने, फसल का नष्ट हो जाना और अकाल हो गया वहां पर, अकाल, ये 1787 से 1788 के बीच में, ठीक है ना। आपको पता है ये बुर्जुआ क्लास, हमें क्या लगता है ना, हम लोग को ये लगता है कि या अक्सर सोचते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं ना वो क्रांति करते हैं, लेकिन दुनिया में देखिएगा, पढ़ना तो है ही आप लोगों को, दुनिया में जहां भी क्रांति होती है वो बुर्जुआ वर्ग ही आगे होता है, चाहे उसका नेतृत्व प्रदान करने में या डिसकंटेंट। बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। अभी सरकार जो है कॉकरोच वाले में पीछे क्यों हट गई, क्योंकि सरकार को पता था कि जो सड़क पर चिल्लाने वाला, ऐसे हाथ करके मोदी मोदी करने वाला कौन है, ये मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को भारी उम्मीद है बीजेपी से, भारी उम्मीद। लेकिन जिस दिन इस मिडिल क्लास का बीजेपी से उम्मीद खत्म हुआ, किसी का औकात नहीं कि बीजेपी को बचा लेगा। क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है ना, वो आधार केवल नहीं होता है, मिडिल क्लास के पास तर्क होता है, बुद्धि होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, विजन होता है, संतोष होता है। मिडिल क्लास को बांधना, उसको व्यवस्थित करके रखना अपने पक्ष में, बड़ी मजबूत, बहुत मेहनत वाला काम है। तो मिडिल क्लास बिछोह हो गया, मिडिल क्लास नाराज था बहुत सारी गतिविधियों को देखकर। एक बात हो गई, और इसके बताया था, चौथा था वहां पर क्या, भ्रष्टाचार। अब बता चुका हूं मैं कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार था, राजा भ्रष्टाचार था, और जो कर है ना, टैक्स, कर का जो है था आम लोगों, कर का आम लोगों पर भारी बोझ, जो कर का आम लोगों पर भारी बोझ, टैक्स से भरा हुआ। ये दो क्लास टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी, और सारा टैक्स किस पर लगाएंगे, नीचे वाला क्लास। शासक वर्ग ऊपर से शासक वर्ग का दो चेहरा होता है, एक चेहरा जो ऊपर से मीठी मीठी जुबान वाली बात करेगा,
हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, हम तुम्हारा बेटा है, हम तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा घर वाला है, मेरे कतरे कतरे का खून तुम्हारे लिए है, मेरी सांसें तुम्हारे लिए चलती हैं। एक ऊपर वाला, जहां से प्यारी जनता बेचारी उस भ्रमजाल में फंस जाती है। और एक चेहरा होता है, कैसे आम जनता को निचोड़कर उसका टैक्स ले लो और विलासिता का जीवन जियो, राइट। तो राजा का युद्ध चेहरा था वहां पर, तो उस चेहरे ने बर्बाद किया। दूसरा और तीसरा जो था, चौथा क्या था, पांचवा, समाज में सामाजिक विषमता या सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता जो बता चुका हूं। और पांचवा जो सबसे बड़ी बात थी, छठा सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो फ्रांस का ना था, फ्रांस के, पांचवा था फ्रांस के विचारकों, फ्रांस के विचारकों, राइट फ्रांस के विचारकों या फिर फ्रांस के फ्रांस के विचारकों या फिर फ्रांस के जो लोग फ्रांस के विचारकों या फ्रांस के दार्शनिकों का प्रभाव, यह प्रभाव बहुत ज्यादा था। फ्रांस के विचारक या फ्रांस के दार्शनिक, हम तीन लोगों का नाम लेंगे, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, तीन लोग काफी है। ये फ्रांस के विचारक एक नाम था वोल्टेयर, एक नाम था वोल्टेयर। वोल्टेयर, आप लोग नाम सुने होंगे ना वोल्टेयर का, वेरी गुड। एक नाम था वोल्टेयर, नहीं, वोल्टेयर फ्रांस का एक बड़ा दार्शनिक थे। और वोल्टेयर जो थे, हां, किससे प्रभावित थे, जॉन लॉक। वो जॉन लॉक के बड़े फॉलोवर थे वोल्टेयर। और वोल्टेयर ने तीन चार चीजों की बात की। वोल्टेयर ने पहले कहा कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, लोगों के पास होना चाहिए, जिसमें कहा कि लोगों को बोलने, लोगों को किस का अधिकार होना चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। प्रेस, प्रेस होता है ना जो मीडिया, प्रेस। और तीसरा क्या, और धार्मिक स्वतंत्रता। वाओ, धार्मिक स्वतंत्रता, देख लीजिए कितना प्यारा वर्ड है कि लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता। जब भी कोई राजा निरंकुश बनता है, जब किसी राजा में निरंकुशता की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो राजा पता है क्या करता है आपका, हां अभी और बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए। हाँ प्रिंस, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है, बढ़िया, वेरी गुड। तो होता क्या है ना कि जब कोई शासक शासन करना चाहता है ना, जब कोई राजा शासन करना चाहता है, निरंकुश बनना चाहता है, निरंकुश बनने का खुजली उसके दिमाग में काटता रहता है, तो जानते क्या करता है वो, सबसे पहले बोलने वालों की जुबान बंद कर देता है। बोलने वालों की जुबान, भारत में देख लीजिए, अभी भारत भी उसी प्रोसेस में चल रहा है, फ्रांस वाली स्थिति नहीं, लेकिन यहां है आप बोलोगे नहीं, सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना है, बुद्धू कहीं का। सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना होती है, राष्ट्र अलग है, सरकार अलग है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, राष्ट्र जिंदा होना चाहिए। वाजपेयी जी, सरकार की आलोचना नहीं। क्यों भैया, तुम भगवान हो क्या, जनता ने चुन के भेजा है, वहां पहुंचे हो, नहीं तो सड़क पर आवारा जैसे घूम रहे थे, जनता ने पहुंचा दिया वहां पर, तो उसी जनता पर लाठी डंडे चला के अपने औकात दिखाना चाहते हो। फ्रांस में भी यही था, बोलोगे नहीं। लोकतंत्र में तो साहब बोलने का अधिकार हम लोग को है, राजतंत्र में तो था ही नहीं है। जाके देखो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के इलाके में, सुना वहां हेयर स्टाइल भी एक ही जैसा होता है लोगों का। तो ये जो सिचुएशन था, एक बड़ी बात थी, राइट। इसलिए मनुष्य को कुछ भी करना चाहिए, बोलने का जो उसका अधिकार है, कुछ छीनने की कोशिश करे तो अंतिम सांस तक, खून के अंतिम कतरा तक अपने बोलने का अधिकार को जिंदा रखना चाहिए। और शासक चाहे कितना भी निरंकुश हो,
उस निरंकुश बेरहम बेअदब शासक के खिलाफ लड़ना चाहिए। और जो जनता ये नहीं करेगी, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, राइट। तो ये बात हो गया प्रेस, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, धार्मिक, ये उन्होंने कहा, हिला दिया इसके विचार ने, बहुत सारी बात कहा। उसने फिर कहा कि भाई देखो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, इसको बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट था वोल्टेयर का, आप लोगों ने सुना होगा। वोल्टेयर कहते हैं, अंग्रेजी में कवर्ड है, फिर हिंदी में बोल देता हूं, हाँ, कि आई डोंट प्रॉमिस दैट आई वुड एग्री विथ यू, बट आई प्रॉमिस, देखना सुनना स्टेटमेंट, फिर हिंदी में बोल देंगे आपको। आई डोंट प्रॉमिस दैट आई वुड एग्री विथ यू, बट आई प्रॉमिस आई रेस्पेक्ट योर राइट टू डिसएग्री विथ मी टिल माई लास्ट ब्रीथ। कि मैं आपसे यह वायदा नहीं करता हूं कि मैं आपसे सहमत हो पाऊंगा किसी बात पर, मैं आपसे सहमत रहूंगा, मैं आपसे हमेशा सहमत रहूंगा, इसकी प्रॉमिस नहीं करता, इसकी गारंटी में नहीं करता, यह वादा में नहीं करता। परंतु मैं यह वादा जरूर करता हूं कि आपका मुझसे असहमत होने का जो अधिकार है, अंतिम सांस तक मैं उसका सम्मान करूंगा। क्या बात है साहब, ये आइडिया जो था ना, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हमसे आप एग्री करें तो ठीक बात है, अच्छी बात है, हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हमसे आप एग्री नहीं करेंगे तब भी ठीक बात है, वो आपका निजी विचार है। लेकिन हमसे एग्री ना करें तो हमें पसंद नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है। हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ओए मेरे सरकार, ऐसी बात नहीं चलेगी। अमेरिका में एक हुआ करता था व्यक्ति, जिसका नाम था जॉनसन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तक, हाँ, मौलिक अधिकार, वेरी गुड। तो अमेरिका में एक जॉनसन थे, पता है आपको जॉनसन क्या बोलते थे? इफ यू एग्री विथ मी यू आर माई फ्रेंड, इफ यू डोंट एग्री विथ मी यू आर माई एनिमी। अरे तुम मुझसे सहमत हो मेरा दोस्त हो, नहीं सहमत हो मेरा दुश्मन हो। ऐसा थोड़ी होता है साहब, मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता हूं। आप भी विद्यार्थी हैं, आप हमसे सहमत हो सकते नहीं हो सकते। सहमत होंगे अच्छी बात है, नहीं सहमत होंगे तो मैं आपके असहमत होने का कारण जानूंगा, और हमें तब भी समझ में नहीं आई तब भी मैं आपके असहमत होने का अधिकार का मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र मस्तिष्क है, और स्वतंत्र मस्तिष्क से वह स्वतंत्र सोचने में के लिए प्राधिकृत है, सक्षम है। ये बात होगी। तो दूसरा बात उन्होंने कहा, अगला जो उसने कहा कि हमें जीवन में क्या लाना चाहिए? तार्किकता को, जीवन में तार्किकता को बढ़ावा दें। उसने कहा कि रिप्लेसमेंट ऑफ इग्नोरेंस बाय नॉलेज, ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को भगाओ। हम लोग बोलते थे ना इंडिया में, हमारे देश में कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो हम लोग भी तर्क की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो तार्किकता की बात किए, और वो सबसे ज्यादा जो लड़े वो किसके चीज के लिए, किसके खिलाफ में? जो कट्टरता, जो धार्मिक कट्टरता था ना, उसके खिलाफ। फिर उसने कहा कि एक बड़ा प्यारा बात कहा उसने कि गॉड इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द प्रीस्टली क्लास एंड दे कंट्रोल द गॉड। कि पादरी वर्ग के द्वारा, धर्म के उन लोगों के द्वारा भगवान की उत्पत्ति की गई, और भगवान पर उन लोगों ने अपना एक अधिकार बना के रखा है ताकि उसका वो फायदा उठा सके। इसलिए भगवान को किसी के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। नियंत्रण मतलब कि हम आपके पास आएंगे और आप भगवान के बारे में बताएंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी, ये बात ठीक नहीं है। इंसानों और भगवान के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, कोई मिडिल मैन। आजकल जो बड़े बड़े धर्म के लोग हैं वो मिडिल मैन तो हैं। हम तुम्हें बताएंगे तुम भगवान मोक्ष कैसे मिलेगा, और रास्ता हमारे तरफ से होकर जाएगा, 5 लाख रुपए दो। कहते ना ना ना, तुम्हारा ईश्वर और तुम हो, भगवान मेरा, ईश्वर मेरा, अल्लाह मेरा, जीसस मेरा, आप कौन बीच में होते हैं? तो का उससे मुक्त करो। तो ये इनका बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, एक आइडिया। एक और नाम है जिसमें आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम था रूसो।
रूसो के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है ना, सब आप लोग जानते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं रूसो का। साहब आप सोच नहीं सकते हैं कि रूसो ने कितना यूरोप को प्रभावित किया। 1712 से लेकर 1778 ना, रूसो का आइडिया। रूसो एक महान चिंतक थे और फिलोसोफर थे। रूसो के विचार ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, आप सब जानते हैं। रूसो ने बहुत सारी, उसको रूसो को बोलते हैं ना कि फ्रांस की क्रांति का आध्यात्मिक पिता। रूसो को माना गया कि वो फ्रांस की क्रांति के आध्यात्मिक पिता, फ्रांस की क्रांति के आध्यात्मिक पिता और फादर ऑफ सोशल साइंसेज भी कहते हैं इनको। तो रूसो के विचार ने फ्रांस में क्रांति ला दी। और रूसो का एक विचार जो आप जानते हैं, रूसो ने, हाँ वेरी गुड, रूसो ने दो बातें कही कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही फाइंड्स चेन्ड एवरीवेयर। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। मनुष्य, इनका जो पॉपुलर स्टेटमेंट था वो यही था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु सभी जगह, परंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा पाता है। राइट। जो समाज अपने लोगों को जितना नियंत्रित करेगा, वहां के लोग उतने जंजीरों में जकड़े होंगे, आजादी नहीं होगी। तो एक लेवल तक भारत भी अभी तरह तरह के जंजीरों, धर्म का जंजीर, समाज अलग अलग जंजीर बनाता है ना, धर्म का जंजीर, नैतिकता का जंजीर, समाज का जंजीर, परिवार का जंजीर, विवाह तो बहुत बड़ा जंजीर होता है। कोई आदमी बदमाशी करता है ना गांव घर में, या थोड़ा सा उदंड किस्म के आचरण होते हैं, तो पता है गांव घर वाले क्या बोलते हैं? बहुत उड़ रहा है, बहुत काबिल बन रहा है, बहुत उछलता है, ब्याह करा दे इसकी, शादी करा दे इसकी, औकात में आ जाएगा। क्योंकि विवाह के बाद जवाबदेही होता है, आप भाग नहीं सकते हैं। तो लोगों को बांधने का एक तरीका है, शादी करा दो, ये कहते थे ना लोग। राइट। तो ये जो बातें हैं, तो आपने देखा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सभी जगह जंजीरों में पाता है, एक बात हुई। दूसरी बात, रूसो ने जो लोगों के लिए सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया रूसो ने? दूसरी बात की, रूसो ने जो है वो असमानता की बात की। असमानता, रूसो ने कहा जो असमानता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं हम लोग उसको, जो आपका एक असमानता हमारा है जिसको बोलते प्राकृतिक है, नेचुरल, प्राकृतिक। और दूसरा असमानता कौन है? सामाजिक। आपको नाम याद होगा, अरस्तु का नाम पता होगा, अरस्तु ने कहा कि, अरस्तु ने बोला कि इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है वो नेचुरल है। प्रकृति ने ही मनुष्य किसी को मजबूत बनाया, किसी को कम मजबूत बनाया, किसी को बुद्धिमान बनाया, किसी को कम बुद्धिमान। तो दुनिया में जो असमानता है उसके कारण प्राकृतिक है। रूसो ने कहा आई एग्री, मैं मानता हूं। रूसो ने कहा मैं मानता हूं अरस्तु कि असमानता प्राकृतिक है। कुछ लोग बहुत मजबूत पैदा होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं, परंतु असमानता केवल नेचुरल नहीं है, नेचुरल इनइक्वालिटी। असमानता केवल वो नहीं है, बल्कि असमानता क्या है? असमानता जो प्राकृतिक भी है, इसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। राइट, सोशल इनइक्वालिटी। और कहते हैं जो दुनिया में इतना इनइक्वालिटी है ना, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। तो जो दुनिया में इतनी असमानता है, इसके द्वारा क्या है? समाज के द्वारा निर्मित असमानता,
कहते हैं जो सामाजिक असमानता है ना साहब, वो समाज के द्वारा निर्मित है। हमारे भारत में बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमारी अंजू पहला लिखा फ्रांस की क्रांति के आध्यात्मिक पिता थे वो। दूसरा लिखा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। और तीसरा लिखा वो असमानता की बात करते हैं, प्राकृतिक असमानता, और दूसरा क्या हो गया हमारा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता बोलते सोशल इनइक्वालिटी ना। तो आप जरा धर्म में देखिए, धर्म में क्या लोग बोलते हैं, धर्म में लोग बोलते हैं कि गरीब अमीर कौन बनाया, भगवान ने। हमारे भारत में भी बोलते हैं हमारी क्या मर्जी, गरीब अमीर तो सब ऊपर वाले के हाथ में, प्रकृति ने बनाया गरीब अमीर। रूसो कहते हैं एक लेवल तक मैं मानता हूं गरीब अमीर जो होता है वो प्रकृति का तो रोल है उसमें, परंतु जो गरीबी अमीरी दुनिया में दिख रही है ना उसमें समाज का रोल है। समाज के सामाजिक असमानता, समाज के द्वारा निर्मित जो असमानता है वही कारण है बड़ा गरीबी का, भुखमरी का, विषमता का। और इसे ठीक किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक असमानता है भी ना तो मनुष्य अपने व्यवहार से इसे ठीक कर सकता है। इसलिए रूसो ने सुझाव क्या दिया, रूसो का सुझाव था, बस इतना ही लिखेंगे, बाकी आप लोग हिस्टोग्राम पढ़ते ही पढ़ेंगे ही, लेकिन मेरे काम का जितना बता दिया। तो रूसो का सुझाव था पहला कि रूसो ने क्या बोला, इक्वालिटी। क्या बोला उसने, समानता। रूसो ने कहा इक्वालिटी, समानता, जिसको हम लोग तीन वर्ड बोलते हैं ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो पहला उसने कहा इक्वालिटी। दूसरा उसने कहा, फर्स्ट कहा इक्वालिटी, हमें सुझाव क्या दिया हमारा, समानता लाओ। दूसरा उसने कहा स्वतंत्रता का सम्मान करो, समानता, स्वतंत्रता। और तीसरा एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने जिसको बोलते हैं सामान्य इच्छा। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य इच्छा। बड़ा प्यारा वर्ड है ये सामान्य इच्छा। ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, दिखाई तो पड़ रहा है ना, सामान्य इच्छा। आगे ले चलते हैं। तो समान सुझाव क्या दिया, फिर से मैं लिख रहा हूं, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज रुकिए, जगह नहीं बन पा रही यहां पर, वो गिज 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 हो जा रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूसो का सुझाव क्या था, रूसो का सुझाव था जिसको हम लोग बोले, पहला क्या बोला हम लोगों ने, रूसो ने कहा समानता को बढ़ावा दो जी। दूसरा कहा समानता, स्वतंत्रता, मैंने बंधुत्व को भी शामिल किया इसमें। और एक कहा उसने बंधुत्व भी जोड़ देते, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये सब चीजें कैसे आएंगी, कैसे आएंगी, इसने कहा सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको जनरल विल, बड़ा प्यारा वर्ड है उनका, जनरल विल। एक ऐसा समाज बनाओ, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब हुआ एक समाज, एक समाज के सभी लोगों, एक समाज के सभी लोगों की इच्छाओं, सभी लोगों की इच्छाओं या सहमति से निर्मित, सभी लोगों की सहमति से निर्मित समाज। ये ना, एक ऐसा समाज बनाओ जो सभी लोगों की सहमति से निर्मित समाज हो, ये जनरल विल। अच्छा, जैसे हमारे देश में देखिए ना, हमारे देश में आप देखिएगा तो आपको कहां दिखाई पड़ेगा, ये हमारे देश में पढ़ा है संविधान में, संविधान में जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब प्रस्तावना जो ना, प्रस्तावना, हमारे संविधान के प्रस्तावना को आप लोग पढ़िए तो प्रस्तावना मिलेगा, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं,
हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? राइट। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India sovereign socialist democratic republic state। तो जो हम भारत के लोग, तो संविधान हमारी इच्छाओं से निर्मित है, ये जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनरल विल को। अब अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो वो सारे लोग जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग नहीं थे, एक आलोचना होती है, उसे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ टॉपिक पर पढ़ा रहा हूं। तो कह रहा हूं कि जनरल विल था। रूसो ने कहा एक ऐसे ही समाज बनाएंगे, जब जनरल विल पर एक समाज बनाएंगे, सभी की इच्छाओं पर, सभी की उम्मीदों से, सभी की सहमति समाज बनेगा, तो वहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय संप्रभुता, तो सबसे ज्यादा कल्याण होने की संभावना वहीं पर होगी। ये बात हमारे उन लोगों ने किया, राइट। और चौथी बात जो है, आप देखिएगा अगला नाम जो लिखेंगे यहां पर, एक नाम और लिख लेते हैं, खत्म हो गया। 3 नाम बताया था मैंने, 2 हो गया। तीसरा नाम जो था, जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर नाम था ये भी, और इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। आप सब जानते हैं मॉन्टेस्क्यू जो थे, ये चौथा नाम था मॉन्टेस्क्यू। और ये मॉन्टेस्क्यू जो थे, क्या किया उसने? मॉन्टेस्क्यू ने जो थे वो मॉन्टेस्क्यू, आपको सबको पता है कि मॉन्टेस्क्यू का बहुत ज्यादा बात की। सबसे पहले कहा उन्होंने, सबसे पहले कहा जो सत्ता का विभाजन या पृथक्करण, सत्ता का विभाजन या पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक ही आदमी के हाथ में सब सत्ता रहेगा तो क्या बनेगा? राजा ही सब कुछ करेगा। कानून को लागू करने वाला, यदि वो न्याय की अवधारणा ही कानून को लागू करने वाला ही न्याय करेगा। हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है, वो पुलिस व्यवस्था हमारे देश में है, यदि यही पुलिस व्यवस्था भी न्याय करना शुरू कर दे, तो न्याय की तो हत्या हो जाएगी। न्यायपालिका के हाथ में है, राइट। न्यायपालिका के हाथ में होना चाहिए। अभी अब देखते हैं ना आजकल क्या होता है, इनकाउंटर कल्चर। आजकल इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर कल्चर। लोग कहते हैं ना पुलिस जो ठीक करा। आपको पता ही नहीं है कि देखते देखते कैसे हमारा देश एक पुलिस स्टेट में बदल जाएगा, आपको मालूम नहीं, पता चलेगा। आज जब देश पुलिस स्टेट में बदल जाएगा ना, तो वही पुलिस फैसला भी करेगी और वही पुलिस लागू भी करेगी। तो कहा ना न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका। तो कहा सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि अगला बड़ा प्यारा वर्ड था, वो सब जानते, विधि के समक्ष समानता। क्या प्यारा वर्ड था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, पुरुष हो, महिला हो, जो भी हैं, एक समान परिस्थिति में सभी लोगों के पास पुलिस गुंडा राज, सही बात है। तो सभी लोगों को क्या मिलेगा? सभी लोग वहां पर आप पहुंच जाएंगे। सभी लोगों के साथ ये दिक्कत होगी। तो कानून के समक्ष सब बराबर हैं। हमारा आर्टिकल 14, यदि भारतीय संविधान में, हालांकि और आगे भी है, लेकिन आर्टिकल 14 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वही कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ना, यही है ना आर्टिकल 14। तो ये बात हुई।
तीसरी बात जो उन्होंने की वो उसने कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो स्पिरिट ऑफ लॉ। एक वर्ड है स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की भावना। मनुष्य को कानून की आत्मा और कानून की भावना के अनुसार काम करना चाहिए। तीसरी बात बोला। चौथा, तो ये सारी बातें थी। उन्होंने कहा इनके इनके विचारों से क्या फायदा हुआ हमारे समाज को? फायदा यह हुआ इनके विचारों से, देखिएगा, इनके विचारों से जो फायदा हुआ, जिसको हम फायदा कह सकते हैं, क्या हुआ? ये फायदा ये हुआ इनके विचारों से, सबसे बड़ी बात जो कहा, जिसको हम बोलते हैं कि एक नवीन शासन व्यवस्था का उदय हुआ। एक नवीन शासन व्यवस्था। कैसा शासन व्यवस्था? जो विधि पर आधारित था। शासन राजा के हुक्म से या राजा की इच्छाओं से नहीं चलेगा, शासन कानून की इच्छाओं से चलेगा। कानून की आत्मा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कानून की आत्मा, कानून की भावना के हिसाब से काम करना पड़ेगा, राजा हो या रंक हो। पहली बात, इसी ने जो जन्म दिया, जिसको कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गणराज्य या लोकतंत्र को बढ़ावा। लोकतंत्र को इसने मजबूत कर दिया। याद रखिए, जिस देश में कानून का राज हो, कानून लोकतांत्रिक हो, फिर कानून का राज हो, वहां लोकतांत्रिक अधिकार बचते हैं। जहां कानून का राज कम हो और राजा की स्वेच्छाचारिता और लंपटता अधिक हो, तो वहां कभी कभी लगता है ना, आपको देखिएगा, एक नाम है प्लेटो। मैं भटक नहीं रहा हूं सब्जेक्ट से, एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको। बड़ा प्यारा व्यक्ति थे प्लेटो। और प्लेटो का एक कंसेप्ट है, पढ़िएगा आप लोग एथिक्स वगैरह में। हाँ, प्लेटो जो पढ़िएगा ना आप लोग, तो प्लेटो का एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट था। हालांकि बड़ी काल्पनिक बात है ये, जिसको बोलते थे फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। हालांकि उसमें थोड़ा सा एरिस्टोक्रेसी की बदबू आती है, लेकिन वो दार्शनिक राजा की बात करते थे। अब पता है दार्शनिक राजा कौन होता है? दार्शनिक राजा जो प्लेटो ने कहा आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा। राज्य आदर्शवादी हो और राजा दार्शनिक हो। दार्शनिक का मतलब इसको हम एक लाइन में ऐसे कहते हैं, दार्शनिक राजा का मतलब हुआ कि शासन करने वाला व्यक्ति नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से सबसे योग्य व्यक्ति हो। नैतिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी सबसे योग्य व्यक्ति हो। उस देश की प्रजा मस्त रहेगी। लेकिन जहां शासन करने वाला बौद्धिक रूप से चौपट हो और नैतिक रूप से भी भ्रष्ट हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, बहुत पीड़ा होती है। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का औकात में देखता हूं भारत में आज, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी क्वालिटी, उनका बोलने का तरीका, तो लगता है यार कहाँ फंस गया ये भारत। हमें भी लगता है, हम भी चाहते हैं भारत में सबसे काबिल लोग भारत पर शासन करें। और बहुत केवल बौद्धिक रूप से मजबूत होना ठीक नहीं, कोई आदमी बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हो और नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, तो वो और भी खतरनाक है। राइट, तो और भी खतरनाक है। हाँ दिव्या, ऐसा करो ना, रुको, आज नहीं कल ना दिव्या, रुको, कल मैं लिस्ट लाके आप लोग खुद डिस्प्ले करा दूंगा। लिस्ट वही डिस्प्ले करा दूंगा, चिंता मत करिए। मैं कह रहा हूं इग्नू को भी सर्च करके पढ़ लीजिए। और अभी मैं पीडीएफ मेरे पास होगा शायद, अभी मैं लाया मटेरियल पीडीएफ में, तो मैं अभी दे दूंगा आपका चैप्टर 1 का। ओके डन। तो अब हो गया ना, अभी 3 लोगों का प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ। और फिर अब बस इतना ही लिखवाएंगे इसमें, बाकी अब क्रांति हुई। राइट, हाँ, पेपर 2 के लिए ममता राम आहूजा ठीक है, मतलब ठीक पूरी तरह से नहीं है। राम आहूजा की भाषा थोड़ी सरल है, लेकिन केवल राम आहूजा से काम नहीं चलेगा। योगेंद्र सिंह भी हैं, राम आहूजा भी हैं। हम लोग सोशियोलॉजी में बीना मजुमदार की, बीना दास की किताब है, वो भी पढ़वाते हैं, सोशियोलॉजी इन इंडिया इतनी मोटी वाली, लेकिन उतना आपको नहीं करवाएंगे। पेपर 2 में लोग कम पढ़ाते हैं, मैं पेपर 2 में अच्छा खासा करवाऊंगा, चिंता मत करिए। आपके कोई भी टॉपिक छूटेंगे नहीं, हर टॉपिक पर मटेरियल मिलेगा, और हर टॉपिक पर इतना जरूर मिलेगा कि उस पर आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकें। राइट, ये वाली पीडीएफ जो करना वो हाँ कर देंगे, अपलोड करवा देंगे, डोंट वरी, अभी सोनम करवा देंगे, ठीक है।
सब करवा, इसके लिए कोई चिंता नहीं। बस मैं यही सिर्फ गुजारिश करूंगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो लिखते हैं बीच में आप लोग, डिकोरम मेंटेन करें, हम भी कहते हैं डिकोरम मेंटेन करिए अपना, आपस में बड़ा चैटिंग वेटिंग थोड़ा कम करिए, कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पर। चैटिंग वेटिंग के लिए बाकी टाइम होता है ना, हम भी जाते हैं रात को, मैं फोन करता हूँ एक रात को, मेरे मित्र हैं वो पढ़ा जेएनयू से पढ़े हैं, पढ़ाते हैं वो कहीं पर, रात को फोन करता हूँ सोने से बस 10 मिनट पहले, लगभग कभी कभी 12:30 बज जाते हैं, रात को फोन करता हूँ। एक दिन उनकी मैडम ने कहा कि भाई साहब आप रात दिन फोन करते हो, 12:30 रात फोन करते हो, हमारी भी दुनिया है कि नहीं। हमने कहा सॉरी मैडम, हमें टाइम इसी टाइम में मिलता है तो क्या करेंगे, आपकी दुनिया में बस 10 मिनट का टाइम चुरा रहा हूं या 5 मिनट का। तो हम भी चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अपने काम के टाइम में काम की बात करते हैं। प्लीज तो आइए टॉपिक पर, ठीक है। हाँ, शर्मा जी की भी किताब ठीक है, शर्मा जी की भी किताब ठीक है, मैं दूंगा लिस्ट। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, किताब के पीछे भी मत भागिए, अभी थोड़ा चीजों को समझिए जानिए। हमने कहा इसको देखना है तो इग्नू का मटेरियल जो आपका है नेट पर सर्च करिए, ये टॉपिक डालिए और इसका हिंदी वाला वर्जन मिलेगा, नेट पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए ना आप। इग्नू का जो मटेरियल है काफी बढ़िया है उसमें। तो ये बात हो गई। तो मैंने कहा था इस चैप्टर के लिए केवल इग्नू, मेरा 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 पीडीएफ, मेरा ये बोर्ड वर्क और इग्नू, तीसरा कुछ भी नहीं। अब पटना तो आएंगे पढ़ाने ना, अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 6 महीना तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि जब तक ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल खत्म करके ही कहीं निकलेंगे। तो दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म हो जाता है तो फिर कहीं निकलेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी दिसंबर तक आपके साथ हैं यहीं पर। ओके, तो बातें प्लीज जल्दी जल्दी। अब हुआ क्या ना, अब थोड़ा कहानी बता देता हूं उसमें, इतनी सारी बातें हो गई फ्रांस में। अब हुआ क्या, एक दिन जो फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस, ओहो, जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। अब इस पर ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, ये लोग इतिहास उतना पढ़ना, इतिहास में आपको वहीं देख लीजिएगा। ये एक कहानी, इसमें कुछ पॉइंट्स है नहीं, फ्रांस ये कहानी है, स्टोरी है। फ्रांस की क्रांति हुई, जब हुआ क्या ना, फ्रांस में जो समृद्ध लोगों का जो संस्था था उसका नाम था स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, सॉरी बैठक, मीटिंग क्या होता है, स्टेट जनरल की बैठक हुई और जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, और जो थर्ड स्टेट था, तृतीय स्टेट के सहमति के बगैर उन पर कर लगा देना। राइट, यही हुआ था ना घटना, कि जो फ्रांस की आर्थिक हालत खराब हो गई, तो तृतीय स्टेट, तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट आके आए साथ में, फैसला किए स्टेट जनरल में, और फैसला हुआ कि टैक्स लगाया जाए, और थर्ड स्टेट पर भारी टैक्स लगा दिया गया, भारी टैक्स, और उनसे सहमति भी नहीं ली गई, भारी टैक्स लगाया गया, उनकी सहमति नहीं ली गई। थर्ड स्टेट को गुस्सा आया, कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं मेरा, टैक्सेशन किस बात का, काय को कर। फिर हुआ तो कहा रुको भाई, ये जो थर्ड स्टेट वाले हैं, अतः जो थर्ड स्टेट भी लिखते हैं, चलो, अतः थर्ड स्टेट द्वारा क्या किया, थर्ड स्टेट द्वारा जो आपका नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट के द्वारा क्या बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन। तो उन लोगों ने कहा रुक भाई, तुम्हारे पास यदि स्टेट जनरल है
तो हम भी नेशनल असेंबली बनाते हैं, राष्ट्रीय परिषद बनाते हैं। और राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, नेशनल असेंबली का गठन किया, और उस नेशनल असेंबली का लोगों ने गठन किया। और वहां पर जो नेशनल असेंबली गठन तथा, आपने नाम सुना होगा, वहां जो था कारागाह था ना, उसको बोलते थे रॉयल प्रिजन। रॉयल प्रिजन, जो वहां का रॉयल कारागाह था जहां लोगों को रखते थे, तो थर्ड स्टेट गठन था रॉयल प्रिजन को ध्वस्त करके क्या किया लोगों ने, कैदियों को रिहा कर दिया गया। तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मिलके आपस में फैसला कर लिया और थर्ड स्टेट पर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इनको लगा भाई हम पर टैक्स लगा रहे हो, हमने कौन सी गुनाह की, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अकेले कैसे लगा दोगे, बिना पूछे मुझ पर टैक्स क्यों लगाओगे। थर्ड स्टेट गुस्सा आया, ये लोग जमा हुए, अपना नेशनल असेंबली सेटअप किया, राष्ट्रीय परिषद गठन किया, और फिर ये भीड़ चल पड़ी वहां से निकल के, और रास्ते में रॉयल प्रिजन मिला तो वहां उसको तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया, जाओ बंधन मुक्त हो गए। और मुक्त किया, और इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, रॉयल प्रिजन को मुक्त कर दिया, और ये लोग सड़क पर चल पड़े, और उसके बीच में जो है आपका क्रांति हो गई। अब उसमें एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया कि जो फ्रांस में जो था ना, जो वहां भूखमरी आ गई, अकाल हो गया, फसल नष्ट हो गई, तो जनता भूखी प्यासी भी थी। वो राजा के पास गए, लुईस 16 जो था ना, लुई 14, 15, 16 तीनों बदमाश थे। तो लुईस 16 थोड़ा कायर भी था। तो लुईस 16 के पास गए, अपनी पत्नी के, कहते हैं ना, अपनी पत्नी के प्रेम में बिल्कुल मुग्ध व्यक्ति था, वो क्या नाम था उसका, मैरी के प्यार में पागल दीवाना, तो उसी में डूबा रहता वो। तो जनता भूखी प्यासी तड़पी हुई जनता गई, राजा रोटी दो रोटी दो रोटी दो रोटी दो। तो मैरी चिल्लाते हुए आई, ऐसा लिखा हुआ है कि मैरी को गुस्सा आया, बोले शट अप, यू शट अप, डोंट हैव ब्रेड गो फॉर केक। एक कहावत आया कि रोटी नहीं है भैया तो केक खा ले। ठीक वैसे बात कर रहे हैं भारत में कि कोई व्यक्ति को यदि रोटी नहीं मिला है, कहते भैया क्या परेशान, रोटी खाने का, रोटी नहीं है जाके पिज्जा खा ले, तो रोटी नहीं तो खा ले। और ये हाँ बेस्टिल वाला जो था। और इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हो गई। क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, और फिर परिणाम क्या हुआ, इसको अलग से वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, ये वर्ड से मैं जोड़ते नहीं इसको। चलो अब जब फ्रांस क्रांति हो गई तो क्या हुआ, और पढ़िएगा मोटे तौर पर कैसे देखें, फ्रांस की क्रांति का परिणाम। आपको पता है दुनिया में जहां भी क्रांति होती है तो जो बदलाव आते हैं ना, उसमें बदलाव सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक। हम अभी यहां कुछ सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई तो क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि भाई, ओहो एक मिनट, वहां हुआ कि सामंतवाद प्लस राजतंत्र का अंत हो गया। क्या किया लोगों ने, सामंतवाद और राजतंत्र खत्म, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द मोनार्की बाय डेमोक्रेसी। तो सामंतवाद राजतंत्र का अंत हो गया। और क्या हुआ, जो गणराज्य, या कह सकते हैं कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की सबसे खूबसूरत पल इतिहास में यही था कि सदियों से चली आ रही सामंतवादी जो व्यवस्था थी, राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, एरिस्टोक्रेसी था, खत्म हो गया। और क्या किया गया, गणतंत्र की स्थापना हुई।
और इसी गणतंत्र की स्थापना ने नवीन मूल्यों को बढ़ावा दिया। उसके बाद नागरिक समाज का उदय, नागरिक समाज का उदय, लोकतंत्र में नागरिक समाज, लोकतंत्र में नागरिक समाज का उदय, बड़ी भूमिका होती नागरिक समाज के लोकतंत्र में। दूसरा, तीसरा कहेंगे हम लोग कि जो आइडियाज, उसमें कहेंगे जो उदार विचारों को बढ़ावा या उदारवादी विचारों को बढ़ावा। और इन उदारवादी विचारों में जो दुनिया को, फ्रांस की क्रांति ने जो दुनिया को नारा दिया, जिसमें आपको कहा था मैंने कि फ्रांस की क्रांति में कहा नारा, उसमें एक था नारा हमारा कि, एक सेकंड प्लीज, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था उसमें एक नारा हमारा था फ्रांस की क्रांति एक नारा था जिसमें था समानता ना, आपका था इक्वालिटी, लिबर्टी, समानता, जो पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यही था ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इक्वालिटी। दूसरा था लिबर्टी और तीसरा था हमारा फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो गया ना। अब इसी में देखिएगा, अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये उदारवादी विचार, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें वहां पर शामिल की गई। और इसी से देखिएगा आया लोक, यहीं से दुनिया में क्या बनी, यहीं से दुनिया में आया लोकतंत्र। लोकतंत्र प्लस मानवाधिकार, लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा दिया गया। यह बहुत बड़ा बदलाव था। इतिहास ने एक बड़ी करवट ली और सदियों से चली आ रही एक घिसी पिटी निरंकुशता पर आधारित व्यवस्था को लोगों ने बदल दिया। इसलिए फ्रांस की क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी और फ्रांस में नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके परिणाम क्या हुआ, 4 पॉइंट हो गए, 5वां ही लिख दें क्या, जगह मिल जाएगा, पढ़ लिखा नहीं आएगा, 5वां इसी में लिख लीजिएगा। एक हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा लिख दिया इसी में। 5वां इसी होगा राष्ट्र राज्यों का उदय, इधर कर दिया मैंने। जो राष्ट्र नए राष्ट्र राज्यों का उदय, चूंकि एक वर्ड लिखते हैं ना राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट कहते हैं, राइज ऑफ नेशन स्टेट, राइज ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का उदय, यह फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को दिया। हाँ, न्याय तो आ गया ना यहीं पर। जब उसकी बात करेंगे, जब आप बात करेंगे कि राजतंत्र का अंतर है, गणतंत्र की स्थापना है, तो डेफिनेटली है कि न्याय की स्थापना वहां पर हुई। चलिए, आप कहते हैं, ये भी लिख देते हैं आपकी बात में, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक नई दुनिया बनी। अब ये हो गया ना, डन हो गया। मैंने देखा पुनर्जागरण, बौद्धिक क्रांति, और अगला क्या लिखा हम लोगों ने, फ्रांसीसी क्रांति हो गया। चलिए अब थर्ड वाला, अब 2 ये मेन था, क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं मेन। अब औद्योगिक क्रांति वगैरह पर क्वेश्चन बनता उनता नहीं है, लेकिन वो है तो छोटा, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा था हमारा, इसको मैंने क्या लिखा था कि आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी था ना तीसरा, आर्थिक आधुनिकता। पहला क्या लिखा था हम लोगों ने, वैचारिक आधुनिकता, आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। दूसरा लिखा पॉलिटिकल मॉडर्निटी, राजनीतिक आधुनिकता। और तीसरा है आर्थिक आधुनिकता, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडर्निटी, राइट। यूरोप में इकोनॉमिक मॉडर्निटी कहां से आया,
मॉडर्निटी का मतलब ही बता दिया आप लोगों को। तो इकोनॉमिक मॉडर्निटी मतलब इसका एक लाइन में हुआ कि अर्थात अर्थव्यवस्था का क्या, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। एक लाइन हो गया ना, अर्थात अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण या आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था का उदय। इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ ना, लिटरल मीनिंग हुआ अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण या आधुनिक अर्थव्यवस्था का उदय। कैसे हुआ, इसको कैसे मानते हैं? आधुनिक अर्थव्यवस्था का उदय का मतलब हुआ, एक लाइन या कह सकते हैं, एक लाइन और लिखते हैं या, कृषि आधारित, पहले क्या था, कृषि था ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की ओर रूपांतरण, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी टू द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्थात कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग या औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, ये कैसे संभव हुआ, ये कहां से संभव हुआ? इसका कारण था, इसका जो कारण था, आधार था, वो क्या था? यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में हुआ औद्योगिक क्रांति। आप सब जानते हैं ना, यूरोप में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई ना। और यूरोप में जो ये औद्योगिक क्रांति हुई, अब ये औद्योगिक क्रांति का जो टाइम है ना, लोग अलग अलग लिखते हैं। अक्सर देखिएगा 1750 से लेकर लोग 1840 के बीच में भी लिखते हैं, कुछ लोग 1760 भी लिखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति इस दौरान हुई। और औद्योगिक क्रांति क्या था? औद्योगिक क्रांति क्या था? आप लोग जानते हैं कि जब यूरोप में जो खेती बाड़ी आगे बढ़ी, फिर वहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। उसमें एक जेम्स वाट का नाम आता है, उसमें स्टीम इंजन को बनाया। और अब जो चीजें मानवीय शक्ति या पशु की शक्ति के द्वारा संचालित था, वह अब क्या हो गया? तकनीकी संचालित हो गया। अर्थात यूज ऑफ इनएनिमेट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई मशीन तो कितना भी काम करेगा ना, जैसे मैं काम करता हूं तो ये मेरा हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है ना, तो ये थकता भी है, दर्द भी होता है, और इसका एहसास मेरी चेतना में है, तो हमें फील होता है। लेकिन कोई मशीन टूट जाता है, लेकिन मशीन को दर्द हो रहा है, मशीन को एहसास थोड़ी होता है, उसके बाद चेतना नहीं है। तो मशीन को चला दो चला दो चला दो चला दो, चलता ही रहेगा एक लंबे समय तक। वो टूट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन चेतना वाला मामला तो नहीं। तो बड़े पैमाने पर जो है गैर जैविकीय कारकों का उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदारी और स्टीम इंजन आने से, मशीनीकृत उत्पादन होने से उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव था। और जब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुई तो सरप्लस हुआ, राइट। सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया।
और जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, मास प्रोडक्शन, जब मास प्रोडक्शन होगा तो नेचुरली आपको बाजार ढूंढना पड़ेगा ना बेचने के लिए, बाजार, तो बाजार का फैलाव, और वहीं से साम्राज्यवाद भी विकास हुआ। बाद में उपनिवेशवाद भी साम्राज्यवाद के एक बच्चे के रूप में आया। तो खैर उधर अभी नहीं जाएंगे हम इतिहास में, बस औद्योगिक क्रांति हुई। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति क्या था? तो औद्योगिक क्रांति था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि मशीन ड्रिवन प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन, कि मशीन आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसका ही था ना, इसका था मशीनीकृत, या कह सकते हैं कि मशीन आधारित। पहले क्या था? पहले प्रोडक्शन कौन करते थे? मैन पावर, मैं भी एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए इसको। गांव का रहने वाला आदमी, इसलिए गांव में जानते हैं, आप भी गांव से होंगे, तो जेसीबी होता है, जेसीबी, बुलडोजर, बाबा आजकल जेसीबी चलाते हैं ना, जेसीबी। तो पहले जो जमीन होती है ना, जमीन, बंजर जमीन, तो उसको लोगों ने खुदाई करके खेत बनाया। बंजर जमीन को खुदाई करके खेत बनाना एक हमारे घर में बना था। तो वहां 3 4 5 लोग काम करते थे, जो गरीब लोग थे। कौन थे? वो बेचारे दलित समुदाय के लोग। धूप में काम करते करते पसीना से, गर्मी से चेहरा काला हो जाता था, स्किन जल जाता था। अब बेचारे वो मिट्टी का होता है, वो लकड़ी बांस का बना हुआ डाला, टोकरी बनते हैं, उसमें मिट्टी रखते थे, फिर मिट्टी से उठाते थे सर पर, यहां और यहां रखते थे मिट्टी, पूरा ये एकदम चमड़ी मजबूत मोटा हो जाता था जानवरों की तरह। और एक खेत को बनाने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने तक मिट्टी काटता रहा वो लोग, तभी खेत बन पाया था। ये मनुष्य की शक्ति की देखो, कितना कितना मैन पावर का लिमिटेशन इस मामले, शारीरिक शक्ति का लिमिटेशन। जानवर भी देखो ना भाई, खेतों में काम करते थे पहले हमारे यहां, तो बैल की जोड़ी होती है ना, बैल खेत जोतने के लिए, तो 4 5 लोग होते थे, तो 4 5 बैलों की जोड़ी, और हल लगा के उसमें खेत जोत रहे। 4 5 लोग खेत जोते जा रहे, दिन भर लग जाते थे, और बैल थक जाते थे, हांफते थे। लेकिन जैसे ट्रैक्टर आया तो वही खेत को 1 घंटे में यूं घुमा दिया पूरा। जेसीबी आया, खेत बनाना है, 6 महीना लगा था मजदूरों को, 4 5। जेसीबी ने 10 दिनों के अंदर पूरा मिट्टी खोद के बाहर फेंक दिया, खेत बन गया। क्या बात है साहब। तो मनुष्य, हमारी जो शारीरिक क्षमता का लिमिटेशन है, मनुष्य लिमिटलेस होता, वो मशीन लिमिटलेस होता है, लिमिटलेस। इसलिए क्या हुआ कि मशीन आधारित, क्या हुआ वहां पर कि मशीन आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, और क्या हुआ? और हुआ बड़े पैमाने पर उत्पादन और बाजार का विस्तार, बेचने के लिए बाजार का विस्तार। यही हुआ ना? हाँ प्रिंस, आपने भी लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू मशीन, फैक्ट्री, मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन। वेरी गुड। तो ये सारा चीज हुआ। अब ये हुआ ना, ये तो इससे देखिएगा, जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ावा दिया, तो इसने पूरी तरह बदल दिया। और अब थोड़ा उसे पढ़िएगा कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, ये पढ़ना इतिहास में पढ़िएगा। औद्योगिक क्रांति का इतिहास में देखिएगा, सबसे बड़ा जो हुआ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति हुई, कैश क्रॉप भी आया, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ, प्राकृतिक संसाधनों की भरपूरता, तकनीकी उन्नयन, और उसको बोलते हैं वैज्ञानिक क्रांति। जो वहां पर तकनीकी क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, उसी तकनीकी वैज्ञानिक क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ देखिएगा, जो कॉलोनियल ट्रेड्स को बढ़ावा मिला, औपनिवेशिक, जो उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक व्यापार को बढ़ावा मिला, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ। इसमें जो औद्योगिक क्रांति हुई, तो आर्थिक आधुनिकीकरण क्या था? औद्योगिक क्रांति। अब जो औद्योगिक क्रांति है, जो औद्योगिक क्रांति के कारण, तो औद्योगिक क्रांति के कारण भी बहुत सारे थे, परिणाम भी बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे कारण थे। एक कृषि क्रांति हुई, वहां पर कृषि क्रांति, आगे था
ये सब पढ़िएगा इतिहास में। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, आगे था तकनीकी उन्नयन, आगे था वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, और सबसे ज्यादा कहा कि औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन, और नहीं ये वर्ड ठीक नहीं है, एक मिनट प्लीज रुकिए, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद को बढ़ावा, लोग अपने अपनी कॉलोनी ढूंढने लगे, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, और पूंजी, उसे बोले आपका पूंजी, पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, और बाजार का जो नीति था ना, लिबरलाइजेशन का अहस्तक्षेप नीति, जो बाजार का अहस्तक्षेप नीति, ये औद्योगिक क्रांति हुई। परंतु देखिए ये हुआ औद्योगिक, परंतु औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में वाणिज्य क्रांति हुआ था, वाणिज्य क्रांति, उसको बोलते कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, राइट। तो यूरोप में क्या हुआ, अहस्तक्षेप नीति। चले आगे, थोड़ा सा आगे चले, हो गया आप लोगों का, देख लीजिएगा, लिख लिया तो, लिख लिया तो आगे चले, फटाफट बताइए। यस, आगे चलें, आवाज आ रही है तो जल्दी बता दीजिए कोई आप में से। हाँ वेरी गुड, ओके ओके ठीक है, चलिए। तो इसके पहले ना क्या हुआ था, देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के पहले जो यूरोप में थोड़ा हुआ, इसको बोलते थे वाणिज्य क्रांति। अब इसे पढ़िएगा इतिहास में बहुत डिटेल में, मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, पता चला सोशियोलॉजी पढ़ाने छोड़ के मैं इतिहास पढ़ाया जा रहा हूं, तो केवल रेफरेंस लेना चाह रहा हूं, रेफरेंस से काम चल जाएगा। तो ये जो वाणिज्य क्रांति था ना, इसको लोगों ने अलग अलग टाइम देते हैं। कुछ लोग मानते हैं 1350 से लेके 1800 जो एडी तक चलता रहा वाणिज्य क्रांति। और वाणिज्य क्रांति में क्या हुआ, जो ट्रेड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। और उस वाणिज्य क्रांति में एक नाम था जिसको आप लोग जानते होंगे, जैकोब इनर। वाणिज्य क्रांति के पिता कह सकते हैं इनको, जैकोब इनर को। ओह सॉरी, एक मिनट प्लीज, जैकोब, ये इनर तो दूसरा वर्ड हो गया ना, जैकोब इनर, INER। जैकब इनर जो थे वो वाणिज्य क्रांति के पिता माने गए। और जैकब विनर ने क्या कहा, इसने जो आइडिया दिया, जिसको बोलते थे हम लोग ना ऐसे वाणिज्यवाद, इसको वो आइडिया दिया वाणिज्यवाद का सुझाव। ये वाणिज्यवाद क्या होता है, वाणिज्यवाद को हम जब बात करते, जिसको लोग बोलते हैं वाणिज्यवाद में मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म वाणिज्यवाद इसने दिया। और इस वाणिज्यवाद से क्या कहा, वाणिज्यवाद का आइडिया था कि जो जिस चीज का विस्तार कर सकते हैं करो। तो उसने कहा कि मोर एंड मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मोर एंड मोर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड दैट मोर एंड मोर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अधिक से अधिक मानवीय संसाधन का इस्तेमाल करो, दोहन करो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, संस्थाओं का निर्माण करो, बाजार का विस्तार करो। ये चार बातें कही उन्होंने। खैर, तो उसने क्या हुआ, इस वाणिज्य क्रांति, इस वाणिज्यवाद और वाणिज्य क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ वाणिज्य क्रांति का, आप सब जानते हैं। वाणिज्य क्रांति का परिणाम हुआ पहले कि व्यापार में वृद्धि,
व्यापार में वृद्धि प्लस व्यापार में क्या हुआ, फैला हुआ पूरी दुनिया में। उसी में देखिएगा बहुत सारा ना, याद है कोलंबस, कहीं वास्को डिगामा, कहीं कोलंबस, कहीं कैप्टन कुक, बाजार की खोज में, हाँ सब लोग चल पड़े। तो बाजार की खोज में लोग चल पड़े, सभी लोग, एक हुआ। दूसरा जो था, बाजार की खोज में लोग चल पड़े, पहली बात है। दूसरा बात हुआ परिवहन की व्यवस्था आई, परिवहन की व्यवस्था आई। तीसरा उसने कहा संचार की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था। चौथा उसने कहा कि बाजार विस्तार, बाजार का विस्तार, बाजार का विस्तार। और पांचवा जो था उसमें था कि आप कह सकते हैं इसमें पांचवा कि उद्यमशीलता को बढ़ावा, उद्यमशीलता, ये सारी चीजों को, उद्यमशीलता को बढ़ावा। आगे लिखेंगे मानवीय, मानवीय प्लस प्राकृतिक, मानवीय प्लस प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक, मानवीय प्लस प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर उन्होंने फोकस किया, राइट। राइट, मानवीय प्लस प्राकृतिक संसाधनों का 1750 से लेकर 1800, ये सॉरी 1300 होगा, 13, सॉरी वानी 17 नहीं है, 1350 से 1800 एडी तक के बीच में स्ट्रेच माना जाता है इसका। अब ये हुआ ना, तो पहले वाणिज्य क्रांति हुई, वाणिज्य क्रांति के आधार पर औद्योगिक क्रांति हुई। अभी दो बात हो गई, चलिए। तो ये सारी चीजें वहां डेवलप हुई, और इसी के में देखिएगा, इसी में एक जो हुआ ना, इसको बोलते हैं एक लास्ट में, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसी में इनलाइटनमेंट पीरियड, इनलाइटनमेंट पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग प्रबोधन काल, ज्ञानोदय काल, प्रबोधन काल का प्रभाव, प्रबोधन काल का प्रभाव, इनलाइटनमेंट पीरियड। 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में मैंने कहा था कि जैकब जो थे, जैकब वो वाणिज्य क्रांति को बढ़ावा देने वाले उसके मार्गदर्शक थे, राइट। जैकब जो थे उसके मार्गदर्शक थे। आगे आते हैं, तो इनलाइटनमेंट पीरियड प्रबोधन काल था, ये 17वीं 18वीं सब इसी में ना 17वीं 18वीं जो है सदी में क्या हुआ, ये एक्चुअली सच पूछा जाए तो वास्तव में बौद्धिक क्रांति तो ज्ञानोदय काल में हुआ। बहुत सारे लोग आए, बड़ी बड़ी खतरनाक बातें की, और इस इनलाइटनमेंट प्रबोधन काल का प्रभाव क्या था, जो सबसे बड़ा प्रभाव था कि लोगों ने तर्क वितर्क पर जोर दिया, तर्क वितर्क पर जोर। कहा हम मानेंगे नहीं, कुछ भी कह दोगे हम थोड़ी मान लेंगे, आपको बताना पड़ेगा, हम तर्क वितर्क करेंगे, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके बाद उसी के आधार पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तर्क वितर्क पर उन्होंने जोर दिया, राइट। तो पहली बात हो गई, इसको बोलते हैं लॉजिक, पहला। दूसरा कहा कि इस काल में जो सबसे बड़ी बात हुई वो विज्ञान का महत्व बढ़ा। विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान सिर्फ किसी चीज को हल करने का तरीका नहीं है, विज्ञान केवल तकनीकी का मामला नहीं है, विज्ञान एक दृष्टिकोण है। विज्ञान सिर्फ तकनीकी ज्ञान या तकनीकी उपयोग नहीं है, विज्ञान एक मानसिक का तरीका है, एक
एक चीजों को देखने समझने का एक ढंग है, उसको बोलते हैं व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। तो व्यवस्थित क्रम विज्ञान हुआ। विज्ञान ने क्या किया, जो चीजें रहस्यमयी मानी जाती थी, रहस्य था, विज्ञान ने बहुत से रहस्य को खत्म कर दिया। रहस्यमयी दुनिया को हाँ मैंने कहा तो रहस्यमयी दुनिया को, हाँ अंजू जैकब नाम है, क्या बोला, रहस्यमयी दुनिया को क्या किया इसने, रहस्य से पर्दा हटा दिया, रहस्य से पर्दा डिमिस्टिफाई कर दिया। जैसे आप कहते हैं ना चेचक, माता जी भारत में हुआ ना, तो चेचक होता है तो क्या करते लोग, इलाज मत कराना, किसी संपर्क में, हाँ संपर्क नहीं, चूंकि वो हाईली कम्युनिकेबल होता है, फैलता बहुत तेजी से। अभी हमारे दो भतीजे लोग दोनों को चेचक हुआ पिछले साल में, गर्मी के दिन में हुआ था, तो चेचक हुआ, परेशान हो गया, मैंने कहा तुरंत बुलाओ अपने यहां। मैंने अपने यहां कमरा दे दिया उन लोगों को, और एक बच्चा हुआ था, फिर दूसरा बच्चा को हुआ, कमरा दे दिया, डॉक्टर से दवाई लगवाया, सारा क्रीम लगवाया, रोज क्रीम लगाना, दवा खाना। कुछ लोगों ने कहा दवा वो मत खिलाइए, मैंने कहा बकवास बंद करो। दवा खिलाया, 3-4-5 दिन में ठीक हो गया एकदम मस्त। तो मैं ये कह रहा हूं, एक ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज है, बचना चाहिए इससे। तो ये हुआ कि विज्ञान ने, जैसे विलियम हार्वे का नाम सुना होगा, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन थियरी दिया, ब्लड सर्कुलेशन थियरी दिया, रक्त संचरण का सिद्धांत, कि हमारे यहां रक्त का संचार हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है तभी हम जिंदा हैं, तो मर जाएंगे। वैसे ही डार्विन का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, कहा दुनिया में जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है ना, कोई ईश्वर की मर्जी से नहीं हुई। ये जैविकीय उद्विकास की जो प्रक्रिया है ना, उसी प्रक्रिया में हुआ है। ये सारे नाम पढ़िएगा आप लोग आगे। तो ये बातें होगी विज्ञान का महत्व हुआ। और तीसरा इसने बात किया, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, पर्सनल फ्रीडम शुड बी देयर। इसमें इस दौरान इन्होंने क्या कहा, धार्मिक सहिष्णुता, जो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, धार्मिक सहिष्णुता। और मजेदार बात है कि इस दौरान भी धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं, अरे यार क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया, एक सेकंड प्लीज, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। और इस धर्मनिरपेक्षता के कारण, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया, और इसके साथ साथ देखिएगा सामाजिक प्रगति पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया, सामाजिक प्रगति। तो ये पॉइंट सारा लिख लिया। तो इनलाइटनमेंट पीरियड में, हाँ, तो इनलाइटनमेंट पीरियड में तर्क वितर्क, विज्ञान का महत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक प्रगति। तो प्रबोधन काल ने, इनलाइटनमेंट पीरियड ने अरे बहुत सारी बीमारियां हैं, साइंस से पढ़िएगा आप लोग, साइंस मेरा क्षेत्र नहीं है। आपको पढ़ाते हैं संजय सर ना, संजय विश्वकर्मा जी, पता नहीं कौन पढ़ाते हैं, हमारे मतलब यहां साइंस पढ़ाते हैं वो केजीएस में, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो ये तो वैज्ञानिक क्रांति ना, तो प्रबोधन काल में जो विज्ञान का महत्व, इसी में इसको जोड़ दीजिएगा वैज्ञानिक क्रांति। और थोड़ा देखिएगा पीडीएफ वगैरह में और नेट में क्या होता है। वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, विज्ञान का आविष्कार किया, विज्ञान के दर्शन को बढ़ावा दिया। और उसमें जो कोपरनिकस का आइडिया था ना, जो सूर्य की पृथ्वी ही केंद्र है और सूर्य इधर उधर चक्कर लगाता है, ये सब विचार थे। बात विज्ञान के आविष्कार ने, टेलीफोन ने, दूरबीन ने कहा, देखकर से लोगों ने कहा ना 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 ना, सूर्य ही केंद्र है, पृथ्वी उसके पीछे घूमती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। हाँ, तो हो गया, इसके कारण ये बदलाव हुआ। अब ये हो गया। तो अब लास्ट पार्ट ना, लास्ट बस 2-3 मिनट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये। तो हुआ क्या,
अब देखिएगा इससे क्या परिणाम हुआ। ये तीनों प्रकार का मॉडर्निटी, कौन सा मॉडर्निटी? आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी और इकोनॉमिक मॉडर्निटी। तो ये जो, अब एक लाइन लिखते हैं, ये तीन, या लिखेंगे कि अब प्रभाव क्या हुआ। अब छोड़ो इसको, लिखे ये तीन प्रकार का आधुनिकता छोड़ो, अब जानते हैं। अब लिखेंगे जो आधुनिकता आया ना, आधुनिकता का यूरोप पर प्रभाव। ये तीन प्रकार के आधुनिकता जो आए यूरोप पर प्रभाव। अब क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर और दुनिया पर? ये तीन प्रकार के जो आधुनिकता हैं, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जब भी देखिएगा तो प्रभाव तो साहब दोनों पड़ेगा ना। प्रभाव क्या पड़ा? सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? नकारात्मक प्रभाव ना। तो प्रभाव दोनों सकारात्मक था। जो हुआ चेंज वो इन तीनों प्रकार के आधुनिकता के कारण जो यूरोप में परिवर्तन हुए, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक चेंज में कहेंगे हम लोग कि इसमें कहेंगे नवीन राष्ट्र राज्यों का उदय, नए राष्ट्रों का उदय, नवीन राष्ट्र राज्य का उदय, एक बात हो गया। दूसरी बात इसमें हो गया कि लोकतंत्र का विकास हुआ ना। लोकतंत्र एवं कौन सा आइडिया आपने सुना होगा? लोकतंत्र एवं संप्रभुता, लोकतंत्र एवं संप्रभुता के विचार को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, कुछ कुछ लिख लेते हैं, 20 पॉइंट भी कम होंगे इसमें। विज्ञान को बढ़ावा, विज्ञान को, बहुत सारा विज्ञान को बढ़ावा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें धर्मनिरपेक्षता प्लस तर्कवाद ना। ये देखो, ये मजा आ गया। धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद को बढ़ावा मिला, धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद को। और इसके साथ साथ क्या, ओहो आई एम सॉरी, इसके साथ साथ है मानवतावाद के विचार को बढ़ावा। मनुष्य ही सब चीज का केंद्र में है। धर्म, समाज, नैतिकता, राष्ट्र सब मनुष्य के लिए। मनुष्य स्वयं में ही साध्य है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं। इमैनुअल कांट। हम क्या करते हैं? धर्म को ही स्वतः साध्य मान लेते हैं, परंपरा को स्वतः साध्य मान लेते हैं, और मनुष्य उसका साधन। उल्टा बात हो रही है। कहा नहीं नहीं नहीं, मनुष्य ही सब कुछ है। तो जो धर्म, जो समाज, जो नैतिकता, जो आदर्श, जो परंपरा मनुष्य के जीवन, उसकी आजादी, उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता को छीने उसे बदल दो। क्या बात है साहब। तो ये वो आइडिया। इसके साथ साथ क्या हुआ? औद्योगिकरण प्लस नगरीकरण। आगे क्या हुआ? एक दो और यहां पर। आगे क्या हुआ? आधुनिक शिक्षा। बहुत सारा चीज हो गया ना, आधुनिक शिक्षा इत्यादि का विस्तार हुआ। एक क्वेश्चन नहीं आए हैं ममता, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ओके गुड। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, देखिएगा तो ये हुआ ना आपका आधुनिक, ये सारे अच्छे अच्छे। उसके बाद देखेंगे और कि आधुनिक संगठनों का उदय, आधुनिक संगठनों का उदय। ये दो तीन चीज हुआ ना, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चेंज। नकारात्मक बदलाव क्या है? तीन चार चीज लिख लेते हैं फटाफट। नकारात्मक बदलाव में हुए कि इसने क्या किया? परंपरागत सामाजिक
संस्थाओं का विघटन। देखो, जब बहुत तेजी से परिवर्तन आता है ना कोई समाज में, तो उसकी परंपरागत संरचना ध्वस्त हो जाती है। तो परंपरागत सामाजिक संरचना ध्वस्त हो गई। जो वहां एक्सटेंडेड फैमिली था, खत्म हो गया। परिवार, विवाह, नातेदारी, पड़ोस, सब चरमरा गया। और बाजार में बेचारे व्यक्तिवाद, अकेलापन, अलगाव, आत्महत्या, तो ब्रेकडाउन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? लोगों का शोषण। शोषण आगे क्या हुआ? वर्गों का उदय, राइज ऑफ क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। और लोअर क्लास की हालत खराब थी, वर्गों का उदय। इसके बाद क्या हुआ? वर्ग, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? वर्गों का उदय हुआ, शोषण बढ़ा, अराजकता। बहुत तेजी से बदलाव हो तो जीवन अराजक हो जाता है, याद रखना। बहुत ज्यादा आजादी चाहने वाले लोग भी अराजक हो जाते हैं कभी कभी। तो अराजकता हुई। इस अराजकता के साथ साथ देखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा अलगाव। अलगाव, अलगाव क्या था? इसको बोलते हैं एलियनेशन। क्या बोलते हैं इसको? लोगों का मोह भ्रम होने लगा, एलियनेट होने लगे, टूटने लगे, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और गरीबी, गरीबी। और क्या हुआ? मलिन बस्तियों का, मलिन बस्तियों का उदय। मलिन बस्ती क्या होता है? जो स्लम्स बोलते हैं ना, स्लम्स। जो बेचारे गांव के लोग थे ना, वो शहर में काम करने के, उद्योगों में काम करे, मलिन बस्तियों। तो स्लम्स का ग्रोथ हो गया, क्लास राइज हो गया, क्लास इनइक्वालिटी बढ़ा, शोषण बढ़ा, अलगाव बढ़ा, अराजकता बढ़ी, सामाजिक संस्थानों का विघटन हो गया। और यूरोप जो है वो तिलमिला उठा, कराहने लगा दर्द से। वो गाना सुना ना कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितना पास आ गए। वही हाल हुआ कि चले थे अच्छा करने सब कुछ, बहुत सारी परंपरागत चीजों को छिन्न भिन्न कर दिया और यूरोप एक संकट में पहुंचा। तो बदलाव सकारात्मक हो, बदलाव नकारात्मक हो, बदलाव बदलाव होता है, परिवर्तन परिवर्तन होता है। और परिवर्तन जब जितना तेजी से होगा, जीवन का संतुलन उतना तेजी से बिगड़ता है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के संतुलन को, हाँ बिल्कुल, ये प्रिंस कह सक, इसे भी लिखेंगे ना, अराजकता, आत्महत्या, लिख दिया मैंने। दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ेंगे ना हम लोग, वहां पढ़ेंगे आत्महत्या, बताएंगे दुर्खिम के सिद्धांत, क्यों दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, तो उसे बताते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है, हो गया डन। अब हो गया डन। इस प्रकार से समाज शास्त्र का उदय हुआ। ओके, अब लिखिएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से समाज शास्त्र, इस प्रकार से समाज शास्त्र का उदय हुआ या आविर्भाव हुआ, जिसके, देखिए, इस प्रकार समाज शास्त्र का उदय हुआ या इन कारकों के प्रभाव के फलस्वरूप। इस प्रकार का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आएगा ना। इस प्रकार का मतलब हुआ इन परिवर्तनों के प्रभाव के फलस्वरूप समाजवाद का उदय हुआ। तो इस प्रकार से समाजवाद का उदय हुआ, उदय हुआ, जिसका, जिसका उद्देश्य था, एक मिनट, जिसका उद्देश्य था कि, उद्देश्य था कि एक विज्ञान के रूप में, इसका उद्देश्य था कि एक विज्ञान के रूप में क्या करें, एक विज्ञान के रूप में, एक विज्ञान के रूप में एक विज्ञान के रूप में उन परिवर्तनों का अध्ययन करना, एक विज्ञान के रूप में उन परिवर्तनों का अध्ययन करना, पहला। और दूसरा था, दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि मनुष्य के
मनुष्य के सामाजिक, लास्ट पॉइंट, मनुष्य के सामाजिक जीवन को संचालित करने वाले नियमों की खोज करना तथा जीवन को व्यवस्थित करना। बस हो गया, क्लियर। व्यवस्थित करना हो गया ना, व्यवस्थित करना हो गया, यही था। तो उन क्या था काम कि उन परिवर्तनों का अध्ययन करना, मनुष्य के सामाजिक जीवन को संचालित करने वाले नियमों की खोज करना तथा जीवन को व्यवस्थित करना। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार समाज शास्त्र हमारे बीच में आया। ठीक है, डन हो गया। अब कल फटाफट करेंगे समाज शास्त्र का अर्थ क्या है, समाज शास्त्र का मतलब क्या है, थोड़ा ऑगस्ट कॉम्ट का आइडिया देख लेंगे, फिर समाज शास्त्र का स्कोप क्या है, फिर सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस, ये 3 चीज कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और कल बुक का लिस्ट दे देंगे आप लोगों को, चलिए पक्का। हाँ देखो जयंत, ऐसा है, मैंने कल बोला था बाबू कि एक किताब आती है इतनी पतली सी, नेट पर से मंगा लीजिए, किसी का भी। आप ही लोगों ने बताया था कि मैंने कहा था न्यू विशाल का, आप लोग कुछ और बताए थे। एक आती 100 रुपए की, पूरी पेपर 1 पेपर 2 का सारा क्वेश्चन जो है ना वो दिया हुआ है इसमें। एक बुकलेट खरीद लीजिए, सारा उसमें आ जाएगा और उसमें करते रहिए। वो थोड़ा सा आप कर लीजिए उसमें। अब मैं ढूंढ ढूंढ के ला के फिर रोज दूंगा, रोज करिएगा, फिर वो आप व्यवस्थित हो जाएगा। तो एक बुकलेट आती है पूरे क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 का, 10-15 साल का, वो देख लीजिएगा। हाँ पीडीएफ हम बोल देते हैं। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे फिर साथियों संघर्ष के तूफानों में। बाय बाय।